नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आज मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जो मिनिस्टीरियल का पेपर होने वाला है उसका एक प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 21, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 69120 से गुणा किया जाए जिससे कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन सके। मतलब इसके हमको फैक्टर करने होंगे और फैक्टर के बाद देखना होगा कि इसमें किस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है जिससे कि ये पूर्ण घन बन जाए। देखो आप इसको फैक्टर कीजिए। इस वैल्यू को हमने फैक्टराइज कर लिया है तो देखिए 9 और 3 ये एक पूर्ण घन हो गया, यहाँ से 3 निकल आएगा। 16 इंटू 4 ये 64 है, 64 का पूर्ण घन 4 हो गया। 8 का पूर्ण घन 2 हो गया, बट 5 का पूर्ण घन नहीं है, मतलब इसको 2 5 और चाहिए, दैट मीन्स 25 चाहिए इसको। तो इस वैल्यू को पूर्ण घन बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करनी होगी? 25 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तब ये पूर्ण घन बनेगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25/16, 15/16, 21/12 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? देखो किसी भी भिन्न का अगर लघुत्तम समापवर्त्य या महत्तम समापवर्त्य निकाल रहा हूँ तो जो ऊपर वाले हैं जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं उनका लघुत्तम समापवर्त्य निकाल दो और नीचे वाले का महत्तम समापवर्त्य निकाल दो। तो इसमें क्या करेंगे हम? 25, 15 और 21 इनका तो लघुत्तम समापवर्त्य निकाल देंगे और बटे 16, 16 और 12 इसका निकाल देंगे महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो ये करते हैं सॉल्व। 5 और 5, ठीक है, और यहाँ 15 से 5 और 3 आएंगे तो 5 तो ऑलरेडी है, 3 और हमको रिक्वायर्ड है। और यहाँ से क्या 21 में 3 और 7, तो 3 ऑलरेडी है हमारे पास, सिर्फ 7 से काम चल जाएगा। तो ये हो गए लघुत्तम समापवर्त्य। और नीचे वाले का अब हम महत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। तो देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन हो वो महत्तम समापवर्त्य होगा। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4, जो कि कॉमन है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 पंजे 25 थी 75 और 75 सत्ते हो गया 525। 525/4 इसको कर देंगे भाग, ये हो गया 1311/4। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? बी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं 23, ए एक काम को 20 दिन में और बी 10 दिन में करता है तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? देखो एक कर रहा है 20 दिन में, एक कर रहा है 10 दिन में, दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। पहले एलसीएम निकाल के देख लेते हैं टोटल काम कितना है। टोटल काम 20 आ गया, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। अब 20 काम है और ये दोनों एक साथ करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे। दोनों की एफिशिएंसी क्या हो गई? 3 हो गई। 3 से इसमें भाग दे देंगे, 3 छिंग 18 और 2/3, 6 से ही 2/3। आंसर कौन सा हो गया आपका? आंसर आपका ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, 1/r + 1/s का मान ज्ञात कीजिए यदि r³ + s³ की वैल्यू 0 है और r + s की वैल्यू 6 है। ठीक है ना? तो देखो r + s की वैल्यू क्या है? 6, इसका भी क्यूब कर दो और इसका भी क्यूब कर दो तो ये क्या आ जाएगा? r³ s³ + 3rs और r + s और बराबर 6 का क्यूब करेंगे तो हो गया 216। r³ + s³ कितना है? 0। और इधर 3rs क्या है ये हमको निकालना है। r + s की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6, ये हो गया 216। 6 से ये 216 गया 36 बार और 3 से गया 36 12 बार, तो RS की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब मेरे को निकालनी किसकी है वैल्यू? मेरे को निकालनी है 1/r + 1/s की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा? r + s/rs। अब r + s की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 6 और RS की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो 6 से 12 गया तो इसका आंसर क्या आ गया? 1/2। 1/2 मतलब 0.5। उसके बाद क्वेश्चन 25 क्या कहता है? 7 के प्रथम 7 अपवर्त्यों का औसत क्या होगा? देखो 7 के प्रथम 7 अपवर्त्य होंगे क्या, पहले तो ये देखते हैं। 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, ऐसे ही करते करते 49 तक जाएंगे। तो इसके जो भी मल्टीपल है 7 के उनका पूछ रहा है औसत, तो उसके लिए क्या करना होगा? सबको जोड़ना होगा हमको। ठीक है, कहाँ तक? 49 तक। और कितने नंबर है ये 7 ही आएंगे तो बटे 7, ये औसत निकाल लेंगे हम ऐसे। तो ये क्या होगा? अगर मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ तो ऊपर क्या बचेगा? 1 + 2 + ऐसे करते हुए 7 तक और बटे में आएगा 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब देखो अगर 1 + 2 + ऐसे लिखा होता है n नंबर तक
उसका हम सम पूछे तो सम क्या होता है n+1/2, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 तक है, तो n की वैल्यू क्या है 7 और n की वैल्यू 7 + 1/2। अब देखो ये क्या हो जाएगा 7 × 8/2 और 2 से 8 गए 4 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 28। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें 28 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक आदमी 10,000 रुपए के एक भाग को 5% पर और शेष को 6% पर निवेशित करता है। 5% पे जो निवेशित है धनराशि और 6% पे जो निवेशित धनराशि है, तो 5% वाली जो ब्याज देती है वो 76.50 रुपीज़ ज़्यादा देती है। तो 6% पे निवेशित धनराशि क्या होगी। मैंने मान लिया कि 6% पे जो निवेशित धनराशि है वो x है, तो 5% पे जो निवेशित होगी धनराशि वो कितनी होगी 10,000 माइनस x हो जाएगी। ये टोटल अमाउंट तो 10,000 ही इन्वेस्ट की थी। तो ये कह रहा है कि जो 5% पे जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो 76.50 का ब्याज ज़्यादा देती है। कोई बात नहीं, तो हम देख लेते हैं भाई 10,000 माइनस x, ये अमाउंट इन्वेस्ट की थी कितने पे 5% पे, x इन्वेस्ट की थी 6% पे, और ये कितना ज़्यादा है ये ज़्यादा है 76.50। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया इसका 5% कितना हो गया 500, और ये हो गया 5% ऑफ x इज इक्वल टू 6% ऑफ x, यहाँ पे 76.50। इसको सॉल्व करेंगे तो 11% x की वैल्यू आ गई 423.50। अगर 11% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 100% की होगी 423.50 बटे 11 इंटू 100। ठीक है, 11 से इसको डिवाइड कर लेंगे, क्या होगा 11 तिया 33 और 7 2 9 3, 11 88, 5 और 5 11 पंजे 55, 38.5 और गुणा हो रही है 100 की, तो ये हो गया 3850। ये आ गया 100% ऑफ x, और x क्या माना था मैंने, x माना था जो 6% पे हमने अमाउंट इन्वेस्ट की थी। तो अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की हमने 6% पे 3850। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि परसेंटेज बताइए। ठीक है, 25 कुर्सियाँ उनका क्रय मूल्य CP कितना है 30 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 5 से आप डिवाइड कर दो, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, मतलब 5 CP इजकल टू 6 SP। मतलब CP की वैल्यू कितनी है 6 और SP की वैल्यू क्या है 5, मतलब 6 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेच दी। कितने लॉस पे बेची 1 रुपये के, और किस पे हुआ है लॉस 1/6। तो ये क्या हो गया 6 से आप इसका परसेंटेज निकाल दो तो क्या होगा 16 से ही 2/3%। और ये क्या है हानि, हानि हुई कितनी C में जो हानि हुई। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखो रूट में 729 है, रूट में 72.9 है और रूट में 7.29 है। देखो इसका स्क्वायर रूट तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि 27 हो गया। ठीक है, इसका भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 2.7 हो गया। बट इसका लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो आप रूट है यहाँ पे तो 720.9 पॉइंट को हटा देंगे तो बटे में 10 आ जाएगा। उसके बाद ये 729 हो गए तो इसका क्या हो गया 27, और बचे रूट में ऐसे ही छोड़ देंगे उसको। ठीक है, तो 27 प्लस और इधर ये 2.7। अब रूट 10 क्या है, देखो रूट 9 कितना होता है, रूट 9 3 होता है, तो रूट 10 क्या होगा 3 से थोड़ी सी वैल्यू ऊपर होगी, सपोज 3.1 या 3.2 होगी, 3.2 मान लेते हैं। तो अगर मैं इसमें 3 से ही डिवाइड कर देता हूँ डायरेक्टली, मैं 3 से इसको डिवाइड कर देता हूँ तो डायरेक्टली कितना 9 टाइम्स चला जाएगा। मतलब एक्चुअल में 9 नहीं है, 9 से थोड़ी कम होगी क्योंकि ये वैल्यू हमने ज़्यादा ली है। ये 3 नहीं होगी, 3 से ज़्यादा होगी। तो अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो 9 होगा, बट 3 से बड़ी वैल्यू से भाग दूंगा तो ये 8 पॉइंट समथिंग होगी। मैं 8.5 मान लेता हूँ। ठीक है, और फिर ऐड कर लेता हूँ, अप्रोक्सीमेशन कर दूंगा और उससे मैं आंसर इसका निकाल दूंगा। ठीक है, तो 27 ये हो गया, 2.7 ये हो गया, 29.7 हो गया, और उसके बाद 8.5 जोड़ दिया तो ये अप्रोक्सीमेटली 38 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो देखो 38 पॉइंट समथिंग इसमें कौन सा वाला आंसर है, डी आंसर है। इसमें अप्रोक्सीमेशन से आप कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रूट 10 की वैल्यू याद करना ऐसे कुछ डेफिनेट तो है नहीं कि रूट 10 ही आएगा। या फिर आप रूट 5 और रूट 5 की वैल्यू निकालो पहले, फिर रूट 2 की वैल्यू जो आपको पता हो उनकी मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो, ऐसे कर सकते हो। बट ये अप्रोक्सीमेशन का मेथड है, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यदि 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में 5,000 हो जाती है,
तो उसका वर्तमान मूल्य क्या होगा। देखो दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप 100 मान के भी कर सकते हो ट्री वाले मेथड से, आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो। देखो 25% कितना होता है, 1/4, मतलब वैल्यू 4 से 5 हो जा रही है। 4 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज मिला, तो 4 से 5 होगी, 3 बार लगाना है, तो 4 से फिर 5 होगी, 4 से फिर 5 होगी, तीनों सालों के लिए। तो ये 64 आ गया, ये 125 आ गया। बट जो राशि है वो कितनी दे रखी है, 5000। मतलब इसको 5000 बनाने के लिए क्या करें हम, इसमें हम 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5000 बन जाएगा। तो इसमें भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू कितनी आ गई, अभी वर्तमान की वैल्यू 4 चक 16, हासिल 1, 4 सिंह 24 और 1 25, मतलब 2560 रुपये होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो मेरे को ये देख के पता चल रहा है ये क्या है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्म है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्या है देखो मैं बता देता हूँ। ये ए क्यूब हो गया, ये 0.3 का क्यूब हो गया, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये ए स्क्वायर खुद ही दे रखा है इसने, और ये हो गया बी स्क्वायर और ये हो गया ए बी, दोनों की मल्टीप्लाई करके। अगर मैं इसको अब सॉल्व करूँ तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, और फिर जो फॉर्मूला खुलता है होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और बटे में क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये वाली वैल्यू सेम है तो ये कट हो जाएगी, ये क्या बचेगा, ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको अभी, 2.3, और बी की वैल्यू क्या है, 0.3, तो आंसर क्या आ गया, 2। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी आपको, बस वो क्वेश्चन दिखाने के लिए ऐसा दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि x बराबर 600 और y बराबर 800 तो y मतलब x y से कितने प्रतिशत कम है, ये कहना चाह रहा है। तो कितना कम है पहले तो ये देख लो, ये 200 कम है, ठीक है। और कितने पे कम है, 800 से 200 कम है ना। तो 800 से 200 ये 4 बार गया, परसेंटेज निकालनी है तो 4 से 25 बार गया ये, तो कितना हो गया, 25% कम है। 25% आप आंसर मार दो। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 6000 रुपये का 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, ठीक है ना। देखो दोनों मेथड है, ट्री मेथड भी अप्लाई कर सकते हो आप, जो फ्रैक्शन वाला मेथड है वो भी अप्लाई कर सकते हो। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10%, 10% का मतलब 1/10, और फिर पूछ रहा है आधे साल का, और 1 साल की थी ये बात होगी, आधे साल में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, तो 5%, तो वो क्या होता है 1/20। तो पहले साल क्या 10 से ब्याज हो रहा है 11, जो अमाउंट आ रही है, एक का ब्याज मिला 11 हो गया। दूसरे जो 6 महीने उसमें क्या हुआ, 20 रुपये पे 1 रुपये मिल रहे हैं, मतलब 20 रुपये कितने हो गए, 21 रुपये हो गए, ठीक है। ये हो गया 200, और इधर 21 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 231, मतलब कितना इसको ब्याज मिल रहा है, 31 रुपये मिल रहा है। बट जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट की थी 200 तो नहीं थी, वो कितनी थी, 6000, तो उसमें 30 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई करनी होगी। और आपको अगर अमाउंट निकालनी कितनी बन गई है अमाउंट ब्याज लगने के बाद, तो इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई कर लो, पर हमको तो सिर्फ ये निकालनी है। तो ये क्या हो गया, 3 एकम 3 और 3 3 9, 930 रुपये आ गए। आपका आंसर कौन सा आ गया, सी आपका आंसर हो गया। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड ट्री वाला मेथड, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो कि भाई 6000 रुपये हैं, पहले साल में क्या 10% लगा, तो 10% कितना होता है 1/10, तो ये कितना होगा 600 रुपये, फिर इधर भी 600 रुपये, और फिर इधर भी 1/10 लगा, तो ये हो गए 60 रुपये, ठीक है ना। पर देखो ये वाले जो पैसे हैं ये पूरे साल के हैं, ये पूरे साल के, मतलब 1 साल के कितने 660 रुपये, पर मेरे को क्या आधे साल का चाहिए। दूसरे जो सेकंड ईयर था उसमें सिर्फ 6 महीने का काम किया है, 6 महीने का पूछ रहा है वो, तो इसको आधा कर दो, तो ये कितना हो गया 330। तो देखो 600 रुपये तो पहले, और आधे महीने के मतलब आधे साल के 6 महीने के हो गए 330, तो ये कितना हो गया 930 रुपये। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, दोनों आंसर सेम है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक ही चाल शांत जल में 3 किलोमीटर पर आ रहा है, वह नदी की धारा के विपरीत दिशा में एक नियत दूरी तय करने में उससे दुगना समय लेता है, जितने समय वह नदी के बहाव के अनुकूल उतनी ही दूरी तय करता है, नदी की चाल ज्ञात करो। देखो कोई डिस्टेंस उसने ट्रेवल की डी, और एक ही स्पीड कितनी थी 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब वो धारा के साथ चल रहा था तो 3 + x होगी उसकी स्पीड, और जब वो धारा के अपोजिट चल रहा था मतलब विपरीत चल रहा था तो 3 - x होगी। अब ये क्या कह रहा है कि दुगना समय लगता है,
तो ये समय तो वो हुआ जब वो धारा के साथ चल रहा था, इसमें ऑब्वियस सी बात है कम टाइम लगा होगा। और ये टाइम वो हो गया जो धारा के अपोजिट चल रहा था, तो इसमें ज़्यादा समय लगा होगा। ये ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर धारा के अपोजिट चलेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। दुगना कैसे करेंगे, इंटू 2 कर देंगे, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा और ये इधर ले आएंगे, 2 3 6 माइनस 2x, और ये इधर आ जाएगा 3 प्लस एक्स, 2x को इधर ले आओ तो ये हो गया 3x, और 6 को इधर, 6 से 3 गए 3, 3 से गए 3, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 1 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसका परिमाप 5:16 के अनुपात में हो तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात होगा। ठीक है, लंबाई और परिमाप, परिमाप कितना होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना, इनका अनुपात कितना 5 और 16 का, मतलब लंबाई की वैल्यू कितनी है 5। तो अगर मैं यहाँ 5 की वैल्यू रख दूँ, मतलब ये मैं 5 रख दूँ, तो आपकी चौड़ाई की वैल्यू निकल जाएगी कितनी 2b बराबर 16 माइनस ये 10 आ गया, तो 2b की वैल्यू क्या 6 और b की वैल्यू क्या 3। तो इनका अनुपात क्या हो गया लंबाई और चौड़ाई का, ये 5 आ गई और ये कितनी आ गई 3, मतलब ये आपका आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 35 क्या बोलते हैं 1299 और 1299 को गुणा करके बताओ कितना आएगा। देखो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये है क्या, देखो 1299 गुणा 1299, इसको मैं 1300 माइनस 1 लिख सकता हूँ, इसको भी मैं 1300 माइनस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो मतलब क्या 1300 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये इस फॉर्मूले से a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16900 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1300 1690000, यहाँ पे 2 जीरो छूट गई थी। ठीक है ना, और 2600 में एक जोड़ लो तो क्या हो जाएगा 2599, इसको हम माइनस कर देंगे इससे, तो 10 से 9 गए 1, 9 से 9 0, 9 से 5 4, 9 से 2 7, 7401 देख लो आप किसके लास्ट में आ रहा है, वो इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो अगर सेम ऐसे ही आ रहा होता और आगे की वैल्यू चेंज होती तो हमें पूरा करना पड़ता, बट इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, 7401 ही है, तो वही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। यदि √3 - 1 बटे √3 + 1 की ये वैल्यू है तो ए और बी का मान बताओ। देखो √3 - 1 और ये क्या है √3 + 1, इसको हम परिमेयकरण कर लेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, a + b √3 इधर है। ठीक है ना, तो इसको ऊपर ले आएंगे तो ये क्या होगा √3 - 1, और एक इधर से नीचे से √3 - 1 आएगा तो ये स्क्वायर हो गया, और बटे में क्या है a - b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1, मतलब ये कितना हो गया ये 2 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हो गया 3 + 1 - 2 √3, ठीक है, और बटे में हो गया 2, तो ये क्या हो गया 4 - 2 √3 बटे 2, और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया 2 - √3, और ये किसकी वैल्यू के बराबर है a + b √3 के। देखो अब कंपेयर कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी है 2 है, और b की a की वैल्यू लिख देते हैं 2, और b की वैल्यू कितनी है -1, तो ये आंसर आपका आ गया सी, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ये क्या बोलता है कि कोई व्यंजक है x² - 2x + a², इसको x + a से भाग दिया गया और 4 शेष बचा। देखो अगर ये पूरा डिवाइड कर देता तो ये जो बचा हुआ ये कितना होता है 0, तो डायरेक्टली हम ये वैल्यू x + a बराबर 0 की वैल्यू, मतलब x बराबर -a हम पुट कर देते इस वाले व्यंजक में, पर और डायरेक्टली रख देते 0, पर 0 तो है नहीं क्योंकि 4 शेष बचा है, तो 0 की जगह 4 रख दो, भाई सेटिस्फाई उसको कर रहे हैं वो, बट 4 बच रहे हैं उसमें, कोई बात नहीं। तो ये क्या है x² - 2ax और प्लस में a², इसमें हमने x बराबर -a रखा तो ये -a का हो गया स्क्वायर, और -2a और उसके बाद -a + a², और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। जब हमने इसमें पुट किया तो बराबर 4 आ गया क्योंकि 4 शेष बच रहे हैं, तो ये क्या हो गया a², ये क्या हो गया 2a² और ये हो गया a² बराबर 4, तो ये कितना हो गया 4a² = 4, 4 से 4 कट गया, a² बराबर 1, और a की वैल्यू कितनी आ गई +-1, तो आंसर क्या हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको देखते हैं 38 को। tan 60 बटे sin 30 प्लस cos 60 इनका मान बताना है। देखो tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है ना, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2,
और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 और 1/2 क्या हो गया 1, तो ऊपर क्या बच गया √3। √3 इसका आंसर हो गया, मतलब बी इसका आंसर है। अभी कहता है 39 क्वेश्चन करते हैं। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। देखो संपूरक कोण होता है 180 माइनस एक्स। कोई अगर x है कोण, उसका संपूरक पूछ रहा है तो वो होता है 180 माइनस एक्स। और अगर कोटिपूरक पूछ रहा है तो कोटिपूरक होता है 90 माइनस एक्स। और ये कह रहा है ये वाला जो कोण है ना संपूरक कोण, ये कोटिपूरक का 3 गुना है, तो 3 गुना कर देंगे तो ये क्या हो गया 180 माइनस एक्स बराबर 217 माइनस 3x। 3x को इधर ले आएंगे तो 3x माइनस एक्स, ये सिर्फ x है, और ये 270 माइनस 180, तो यहाँ से कितना आ गया 90 और यहाँ से कितना आ गया 2x, और x बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो गया सी। अभी 40 क्वेश्चन करते हैं। एक त्रिभुज के कोणों में 2, 3, 4 का अनुपात है। त्रिभुज के कोण होंगे, देखो एक त्रिभुज जो होता है उसके आंतरिक कोणों का योग, जो आंतरिक कोण है उनका योग 180 होता है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो ये 180 होता है। तो मैं एक फैक्टर मान लेता हूँ कि भाई x है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, ये 4x हो गया, और इनका योग कितना आना चाहिए 180। अब इन तीनों को जोड़ो कितना हो 3 2 5 4 9, 9x की वैल्यू कितनी है 180, मतलब x की वैल्यू कितनी है 20। 20 की गुणा इनमें कर देंगे तो ये हो गया 40, ये हो गया 60 और ये हो गया 80। 40 60 80 देख लो, जिसका भी आंसर है सी आंसर है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। आपको कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और हम इसी तरह से और बाकी प्रैक्टिस सेट भी मैं लाता रहूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जो भी आपके आसपास लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आप प्रैक्टिस सेट जरूर करें। इससे आपके एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। जय हिंद, जय भारत।